नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम इसे किसी बोरिंग परीक्षा की तैयारी के नजरिए से नहीं, बल्कि इसके शानदार इतिहास, अनोखी खेती और आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए देखेंगे। सच मानिए, प्राचीन काल से लेकर आज के इस हाई टेक युग तक इस राज्य का सफर एकदम हैरान कर देने वाला है। अब इतनी सारी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा है। पहला है विरासत और प्राचीन इतिहास, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा कृषि और वन्यजीव संरक्षण और चौथा हिस्सा है बुनियादी ढांचा और मॉडर्न गवर्नेंस। बस इन 4 पिलर्स को ध्यान में रखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं, विरासत और प्राचीन इतिहास, जो 3000 ईसा पूर्व से शुरू होकर अवध तक जाता है। जरा सोचिए, 3000 ईसा पूर्व अमर जोधा ने जब अमरोहा शहर की नींव रखी थी, तब से ये कहानी शुरू होती है। फिर 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के समय में मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी और कला व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। टाइमलाइन में आगे बढ़ें तो 1194 में चंदावर का मशहूर युद्ध आता है, जहां गढ़वाल राजा जयचंद्र की हार हुई थी। और फिर 1394 में जौनपुर में शर्की साम्राज्य खड़ा हुआ। मतलब इस जमीन के हर कोने में एक पूरा प्राचीन युग छुपा हुआ है। अब ये देखिए कैसे किसी एक इंसान का फैसला पूरे शहर की किस्मत बदल देता है। नवाब आसिफउद्दौला ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटाकर सीधा लखनऊ शिफ्ट कर दिया। और इसी शिफ्ट के साथ हमें मिला शानदार बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा। आज जो हम लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान देखते हैं ना, उसकी नींव इसी एक फैसले में रखी गई थी। चलिए राजा महाराजाओं और नवाबों के दौर से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का क्रांतिकारी रोल। और यहाँ मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप सटीक तौर पर बता सकते हैं कि 1857 की उस महान क्रांति की पहली चिंगारी आखिर कहाँ भड़की थी? वो जगह थी मेरठ, जहां से 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और फिर तो जैसे पूरे राज्य में आग सी फैल गई। देखिए कैसे हर दिशा से दिग्गज चेहरे सामने आए। बलिया और बैरकपुर से मंगल पांडे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, मेरठ से कदम सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। इन सब ने अलग अलग जिलों से एक साथ जो मोर्चा खोला, उसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं साल 1925 पर। काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए के क्रांतिकारियों को अपने अभियानों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लखनऊ के पास 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोका और सरकारी खजाने से पूरे 8000 रुपए लूट लिए। ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। और इसके बाद अंग्रेजों की चाल देखिए। गिरफ्तार किए गए इन महान क्रांतिकारियों को उन्होंने जानबूझकर अलग अलग जिलों में भेज दिया ताकि वो आपस में कोई संपर्क ना कर सकें। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद और रोशन सिंह को नैनी, प्रयागराज में कैद किया गया। और गोंडा जेल में तो राजेंद्र लाहिड़ी को तय समय से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये वाकया वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। पर आपको क्या लगता है, क्रांति सिर्फ हथियारों से लड़ी जाती है? बिल्कुल नहीं। उस दौर के अखबार और पब्लिकेशंस असली बौद्धिक हथियार थे। 1826 में जुगल किशोर का उदंत मार्तंड, 1907 में मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय, 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप और 1919 में मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट, ये वो प्रिंटिंग प्रेस थे जिन्होंने आज़ादी की आग को लोगों के दिमाग तक पहुंचाया था। इस इंटेंस इतिहास के बाद अब वक्त है गियर बदलने का। हमारा तीसरा सेक्शन, कृषि और संरक्षण। और यकीन मानिए, यहां कुछ नाम सुनकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब अगर मैं आपसे कहूं लखनऊ करेला, तो आप कहेंगे ये कोई कड़वी सब्जी होगी, राइट? जी नहीं, ये असल में प्रयागराज और कौशाम्बी के अमरूदों की एक बहुत ही शानदार और मीठी किस्म है। ऐसे ही आगरा और फर्रुखाबाद का आलू पूरे देश में ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। और बनारस का दूधसागर केला हो या लखनऊ वाराणसी के हुस्न आरा और चौसा आम, ये नाम अपने आप में ही कितने कलरफुल हैं। और यूपी की बात हो और पान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महोबा तो पान के पत्तों के लिए एक स्पेशल हब है। देसावरी, कलकतिया, मगही, बनारसी और कपूरी, ये सारी खास किस्में महोबा से ही आती हैं।
लेकिन रुकिए, ये राज्य सिर्फ खेतीबाड़ी तक सीमित नहीं है। यहाँ वन्यजीव संरक्षण पर भी गजब का काम हो रहा है। महाराजगंज में राज्य का पहला जटायु यानी गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है। औरैया में सारस के लिए संरक्षण केंद्र है और गोंडा में सरयू नदी के तट पर कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र मौजूद है। मतलब नेचर के बैलेंस को बनाए रखने की पूरी तैयारी है। खेती और हरियाली से अब सीधा चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, बुनियादी ढांचा और मॉडर्न गवर्नेंस। इतने बड़े राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता है? सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 403। ये राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है। आप बस इस नंबर से प्रशासन के स्केल का अंदाजा लगाइए। और मजे की बात यह है कि अकेले प्रयागराज जिले के पास ही 12 सीटें हैं, जो उसे सबसे बड़ा क्लस्टर बनाता है। अब इस 10 नंबर को देखिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। 1968 के बाद से राज्य के इतिहास में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी आंकड़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जहां पूरे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर का जेवर एयरपोर्ट। सोचिए, ये राज्य अपनी इतनी गहरी प्राचीन विरासत को आज सीधे पूरी दुनिया के साथ जोड़ रहा है। पर जो असली काम है वो एकदम जमीनी स्तर पर होता है। 1947 में शुरू हुआ ये 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम प्रशासन की रीढ़ है। एकदम बेसिक लेवल पर गांव के लिए ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत। इसी ढांचे से हर ग्रामीण इलाके तक गवर्नेंस पहुंचती है। और समय के साथ सिस्टम भी काफ़ी मॉडर्न हुआ है। 1983 में ऑल्टरनेटिव एनर्जी इंस्टीट्यूट बना। 1987 में लोगों को आसानी से न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतें शुरू हुईं और 2002 में राज्य मानवाधिकार आयोग आया। और हाँ, अगर आपने कभी 1912 नंबर डायल किया है तो आपको पता होगा कि ये बिजली की समस्याओं के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। ये सब दिखाता है कि नागरिक सुविधाएं कैसे लगातार इवॉल्व हुई हैं। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सारांश निकालें तो ये एक माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है। 3000 ईसा पूर्व के अमरोहा और पुराने व्यापारिक रास्तों से लेकर आज के 10 मॉडर्न स्मार्ट शहरों और हाईटेक बायोटेक पार्कों तक का ये सफर। एक पुरानी सभ्यता से एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाउस बनने की ये कहानी वाकई लाजवाब है। अब इतने कमाल के इतिहास, इतने अनोखे कृषि उत्पादों और इतने बड़े मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, उत्तर प्रदेश के इस विशाल और विविध परिदृश्य में अभी और कितने रहस्य और कितनी ऐसी अनकही कहानियां होंगी जो सामने आना बाकी हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।